जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम विपिन कुमार और आज अपन स्टार्ट करेंगे संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, संविधान की प्रस्तावना। तो चलो पढ़ते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। तो मैं पहले आपको यह बता दूं कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। जो संविधान की प्रस्तावना है इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसे जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी कहा जाता है। देखिए, भारतीय प्रस्तावना को संविधान की कुंजी क्यों कहा जाता है, तो मैं आपको बताता हूं कि संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से आपको यह पता चल जाएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया है, या भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो उसमें कौन सी भावनाएं निहित थी, यह मात्र आपको जो है प्रस्तावना पढ़ने से पता चल जाएगा। इसलिए भारतीय प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। वैसे जो प्रस्तावना है उसे सबसे पहले जिस देश के संविधान में सम्मिलित किया गया वह देश अमेरिका था। सबसे पहले इसे जो है अमेरिका के संविधान में सम्मिलित किया गया। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो प्रस्तावना है वो सबसे पहले किस देश के संविधान में सम्मिलित की गई, तो प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिका के संविधान में सम्मिलित किया गया। जो भारतीय प्रस्तावना है, इस भारतीय प्रस्तावना के बारे में कुछ विद्वानों के विचार हैं, अर्थात उन्होंने भारतीय प्रस्तावना के बारे में कुछ कहा है, उसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि संविधान का परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र। जो भारतीय प्रस्तावना है इसे संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। और जो भारतीय प्रस्तावना है इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है नानी पालकीवाला ने। नानी पालकीवाला। तो नानी पालकीवाला के द्वारा जो है इसे जो है संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। नानी पालकीवाला भारत के एक बहुत प्रसिद्ध वकील रहे, जो एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो केस था, उस केस की पैरवी जो की गई थी वो जिस वकील के द्वारा की गई थी, उन वकील का नाम क्या था? नानी पालकीवाला। फिर इसे संविधान की आत्मा कहा है। इसे संविधान की आत्मा। इसे संविधान की आत्मा कहा है और इसे संविधान की आत्मा कहा है ठाकुर दास भार्गव ने। ठाकुर दास भार्गव। जो ठाकुर दास भार्गव थे वो ठाकुर दास भार्गव के द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। ठाकुर दास भार्गव जो थे ये संविधान सभा के सदस्य भी थे, और जो पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे गोपी चंद भार्गव, ये उनके भाई थे। तो भारतीय प्रस्तावना को संविधान सभा की जन्म कुंडली, संविधान सभा की जन्म कुंडली भी कहा गया है। और इसे संविधान सभा की जन्म कुंडली जो कहा था वो के.एम. मुंशी साहब ने कहा था। के.एम. मुंशी, जो के.एम. मुंशी थे उनके द्वारा जो है इसे संविधान सभा की जन्म कुंडली कहा गया था। के.एम. मुंशी जो थे वो संविधान सभा के सदस्य भी थे, और जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उस प्रारूप समिति के भी जो थे वो क्या थे? ये सदस्य थे। तो उनके द्वारा इसे संविधान सभा की जन्म कुंडली कहा गया है। हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार। हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार। हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार जो इसे कहा है वो किसने कहा है? सर अलादी कृष्णास्वामी अय्यर।
कृष्णा स्वामी अय्यर साहब के द्वारा जो है इसे जो है दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा गया है। तो कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान का परिचय पत्र किसको कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा किसे कहा है? संविधान की प्रस्तावना को। यहां से समझ लेना, कभी कभी संविधान की आत्मा से ना दो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। भैया पहला क्वेश्चन तो यह है कि संविधान की आत्मा किसे कहा है, तब इसका उत्तर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। और अगर क्वेश्चन ये पूछे कि संविधान की आत्मा व हृदय, यहां पर केवल आत्मा है, और अगर आत्मा और हृदय दोनों आएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर क्वेश्चन पूछ लेगा संविधान सभा की जन्म कुंडली किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। दीर्घकालीन सपनों का विचार किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। इस क्वेश्चन को थोड़ा वो अपोजिट करके भी पूछ लेगा, जैसे कि संविधान का परिचय पत्र संविधान की प्रस्तावना को किसने कहा? तो नानी पालकी बाला ने। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। संविधान सभा की जन्म कुंडली प्रस्तावना को किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार प्रस्तावना को किसने कहा? सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। तो इससे रिलेटिव जो है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब बात समझते हैं कि जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसे किस प्रकार से संविधान में सम्मिलित किया गया। तो ध्यान रखेंगे कि एक उद्देश्य प्रस्ताव आया था संविधान सभा में, एक उद्देश्य प्रस्ताव आया था, एक उद्देश्य प्रस्ताव आया था संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो लेके आए थे वो लेके आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, और संविधान सभा द्वारा इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार कर लिया गया। तो स्वीकार किसने किया इसे? संविधान सभा ने। तो संविधान सभा ने स्वीकार किया। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946। किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसे कहां पेश किया गया? संविधान सभा में। संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर जो है भारत की जो है प्रस्तावना बनता है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो ये प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया है, इसे कहां से ग्रहण किया गया है? तो जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है इसे हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका के संविधान से जो है वो इसे हमने ग्रहण किया है। और यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि जो संविधान की भाषा है, जो प्रस्तावना की भाषा है, जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा, वो प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से स्वीकार की है? तो प्रस्तावना की भाषा जो हमने ली है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। इसे जो लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो ये दोनों क्वेश्चन है, इनमें बिल्कुल भी जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर पूछे कि प्रस्तावना को कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया है तो आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। और ये पूछे कि जो भारतीय प्रस्तावना है उसकी भाषा को कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे अपन ये बात करेंगे कि जो भारतीय प्रस्तावना है इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो भारतीय प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वो होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ना हम हिंदू, ना हम मुसलमान, ना हम सिख, ना हम ईसाई, ना हम बौद्ध। हम कौन है? हम है भारत के लोग। तो भारतीय प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है बहुत सुंदर शुरुआत है, क्या है? हम भारत के लोग। अगला क्वेश्चन यहां से एक और आता है इसके संशोधन से, उसको समझ लेना है। इससे ना इसके संशोधन से हमें भैया दो केस समझने पड़ेंगे। एक केस है बैरूबारी, बैरूबारी बनाम संघ 1960, और एक केस है भैया केशवानंद, केशवानंद भारती बनाम
केरल राज्य 1973। क्या है इन केस में? बैरूबारी बनाम संघ केस में यह कहा गया है कि जो प्रस्तावना है यह संविधान का भाग नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ऐसे कौन से केस में कहा गया है? तो बैरूबारी बनाम संघ 1960। और प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह कौन से केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इन दोनों केसों के बारे में बाद में पढ़ाएंगे। और इसके बाद जो है भारतीय प्रस्तावना में संशोधन हुआ। ध्यान रखना, भारतीय प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है और यह संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। ध्यान रखना, जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। इसको जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। एक था समाजवादी, एक है समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, और जो तीसरा शब्द है वो है अखंडता। जो तीसरा शब्द है वो कौन सा है? अखंडता। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को भारतीय प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है वो सम्मिलित किया गया। अभी इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, पहले इसको एक बार और देख लेते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी। या इसको उल्टा करके पूछ लेगा कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? नानी पालकी बाला ने। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। संविधान सभा की जन्म कुंडली, इसे किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा? सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर ने। फिर इसे उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946। किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947। किसने स्वीकार किया? संविधान सभा ने। इसे कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? अमेरिका के संविधान में, अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा कौन से देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोग। और इसमें कौन से केस में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो कौन सा केस था? बैरूबारी बनाम संघ 1960। और कौन से केस के बाद यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। और भारतीय प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार। कौन सा संशोधन था? 42वां। कब हुआ? 1976। और 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 3। कौन कौन से? समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता। तो अगर इसको एक बार देख लेंगे तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। अब प्रस्तावना के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। अब समझेंगे कि जो हमारी प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के क्या उद्देश्य हैं
उस प्रस्तावना में क्या सम्मिलित है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम समझते हैं कि प्रस्तावना के कितने तत्व हैं, या प्रस्तावना से हमें किन किन तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रस्तावना के तत्व, ध्यान रखना प्रस्तावना के 4 मुख्य तत्व हैं। जो प्रस्तावना के तत्व हैं वो 4 मुख्य तत्व हैं प्रस्तावना के। वो कौन कौन से तत्व हैं? पहली बात तो संविधान की शक्ति का स्रोत, संविधान की शक्ति का स्रोत, संविधान की शक्ति का स्रोत। दूसरा क्या है? भारत का स्वरूप, भारत का स्वरूप या भारत की प्रकृति। तीसरा क्या है? प्रस्तावना के उद्देश्य, प्रस्तावना के उद्देश्य कि जो हमारी प्रस्तावना है इसके क्या उद्देश्य। और ध्यान रखना जो प्रस्तावना है इसे उद्देश्य का भी कहा जाता है। तो प्रस्तावना के उद्देश्य, और फिर संविधान के अधिनियमित, संविधान के अधिनियमित व अंगीकृत होने की तिथि, होने की तिथि। तो इन चीजों के बारे में जो है हमें प्रस्तावना से पता चलता है। हमें संविधान की प्रस्तावना से पता चलता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता, भारत की जनता। कि जो संविधान को शक्ति मिलती है वो किससे मिलती है? भारत की जनता से मिलती है। भारत का स्वरूप कैसा है? संप्रभु, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अभी सबके बारे में चर्चा करेंगे। संप्रभु का मीनिंग क्या है? संप्रभु का मीनिंग है कि भारत अपनी आंतरिक व विदेशी नीतियों के लिए अब किसी पर निर्भर नहीं है। भारत अपनी आंतरिक और विदेशी नीतियां स्वयं संचालित कर सकता है। अब वह किसी देश का गुलाम नहीं है। हम अपनी बाहरी और अपनी आंतरिक नीतियों का संचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम किसी भी देश के साथ संधि कर सकते हैं। हमें अब इसके बारे में किसी दूसरे देश से पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कैसे हैं? संप्रभु हैं, हम समाजवादी हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष है, इसका मीनिंग क्या है? धर्मनिरपेक्ष का मीनिंग यह है कि जो भारतीय संविधान यह कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, तो इसका मीनिंग यह नहीं हो गया कि हमारे देश में रहने वाले लोगों का कोई धर्म नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संविधान की दृष्टि में सभी धर्म एक समान हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, जैनी, जितने भी सब धर्म हैं वे भारतीय संविधान की दृष्टि में सभी एक समान हैं। अर्थात भारत का कोई धर्म नहीं है, परंतु भारत के संविधान की दृष्टि में भारत में रहने वाले सभी लोगों के धर्म कैसे हैं? एक समान हैं। हम पाकिस्तान की तरह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो धर्म है, जो उसका राष्ट्रीय धर्म है वो इस्लाम है। हम बांग्लादेश की तरह नहीं है, क्योंकि उसका राष्ट्रीय धर्म कैसा है? इस्लाम है। हम श्रीलंका की तरह नहीं है, क्योंकि उसका जो राष्ट्रीय धर्म है वो कौन सा है? थेरवाद बुद्धिज्म है। हम अमेरिका की तरह हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। हमारे संविधान की दृष्टि में सभी धर्म कैसे हैं? एक समान है। लोकतांत्रिक, अब लोकतांत्रिक क्या होता है? जनता का जनता द्वारा शासन, जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन जो है वो कैसा होता है? लोकतांत्रिक शासन होता है। ध्यान से देख लेना, लोकतांत्रिक जो है वो 2 प्रकार से होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश होते हैं, एक अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश होते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड है तो वहां पर जो शासन होता है वो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक के अधीन होता है, पर भारत में जो शासन होता है वो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक के द्वारा होता है। जैसे देखो, हम चुनते किसे हैं? एमएलए को चुनते हैं।
और एमएलए फिर किसे चुनते हैं? मुख्यमंत्री को चुनते हैं, और उसके द्वारा हम पर क्या होता है? शासन होता है। परंतु इन्हें चुनता कौन है? हम चुनते हैं। वोट कौन डालता है? हम डालते हैं। जैसे कि हमारे एमपी हैं जो संसद के सदस्य होते हैं, उन्हें कौन चुनता है? हम चुनते हैं। और वो किसे चुनते हैं? प्रधानमंत्री को चुनते हैं। और प्रधानमंत्री के द्वारा क्या होता है? भारत का शासन होता है। अर्थात हम पे शासन करेगा उसे हम स्वयं चुन रहे हैं, क्योंकि हम कैसे देश हैं? हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। हम गण राज्य हैं। गण राज्य का मीनिंग क्या है? कि भारत का जो अध्यक्ष होगा, भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वह निर्वाचित होता है, वह वंशानुगत नहीं होता है। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन का जो अध्यक्ष होगा वो वंशानुगत होगा। वहां के ब्रिटेन की महारानी वो खत्म होंगी तो उनके परिवार का कोई सदस्य, चाहे उनकी कोई पुत्री हो, चाहे कोई उनका पुत्र हो, पर उसी परिवार का सदस्य रहेगा। परंतु हम ऐसे देश नहीं है, हम एक गण राज्य देश है। अर्थात हमारा जो देश का प्रमुख होगा वह निर्वाचित होगा। जैसे हमारे देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। उसका क्या होता है? चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो इसलिए हम कैसे देश हैं? एक गण राज्य देश हैं। तो भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गण राज्य है। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो प्रस्तावना है इसके उद्देश्य क्या है। इसमें बताया गया न्याय। यहां पे सभी लोगों को न्याय मिलेगा। यहां पे सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तीनों रूपों में क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। अर्थात ना हमारे यहां कोई गरीब के आधार पर न्याय मिलेगा, ना अमीर के आधार पर। हमारे यहां सभी एक समान है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो हमारे यहां पे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक एक सभी के लिए क्या है? एक समानता की बात कही गई है। कहां पर? हमारी प्रस्तावना में। दूसरी बात क्या है? और ये ध्यान से रखना, ये तीनों चीजें जो हमने ली हैं, ये ली है हमने रूसी क्रांति से। जो रूसी क्रांति है, उस रूसी क्रांति से इन तीनों चीजों को सम्मिलित किया गया है। जो रूसी क्रांति हुई थी आपकी 1917 में। दूसरी बात क्या है? समानता। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, यह भी जो है हमारी प्रस्तावना में बताई गई है। समानता, हम एक सब समान है, और इसी समानता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। स्वतंत्रता, यहां पे सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने विचार रखने के लिए, अपने धर्म को मानने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए हम सभी स्वतंत्र हैं। यह हमारे मूल अधिकारों में भी दिया गया है। बंधुत्व, हमें भाईचारे की भावना होनी चाहिए। तो यह सभी जो विचार हैं वो कहां पर है? हमारी प्रस्तावना में है। और इनको जो स्वीकार किया गया है भारतीय संविधान में, वो कहां से किया गया है? फ्रांस की क्रांति से। ध्यान से रखना, फ्रांस की क्रांति से जो है इनको जो है हमारे देश के संविधान में स्वीकार इन्हें किया गया है। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। क्लियर है? अब अगली बात आती है संविधान के अधिनियमित व अंगीकृत होने की तिथि। तो प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को नियमित या अंगीकृत हुआ। तो ये कहां पे लिखा हुआ है? भारतीय प्रस्तावना में लिखा हुआ है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को जो प्रस्तावना सबसे पहले पढ़ी थी वो किसने पढ़ी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, भीमराव अंबेडकर साहब ने जो है संविधान सभा में सबसे पहले जो है इस जो हमारी प्रस्तावना थी इसको 26 नवंबर 1949 को पढ़कर सुनाया था। तो हमारा समझ में आ गया कि प्रस्तावना के तत्व क्या है, कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता। भारत का स्वरूप कैसा है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये इसके उद्देश्य और संविधान के अधिनियमित व अंगीकृत होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। तो अब से जो आपके एग्जाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इससे पूछे जाते हैं। तो एक बार थोड़ा इसका रिवीजन कर लेते हैं कि प्रस्तावना को सबसे पहले कौन से देश के संविधान में स्वीकार किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया संविधान सभा में? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया?
22 जनवरी 1947। अब अगला क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना कौन से देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा कौन से देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कौन से केस में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? बैरूवारी बात बनाम सन 1960। किसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार। संशोधन कौन सा था? 42वां। संशोधन कब हुआ? 1976। कितने शब्द जोड़े गए? 3। कौन कौन से जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान के अधिनियमित व अंगीकृत होने की तिथि कहां दी गई है? प्रस्तावना में। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को किसने पढ़ा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारत एक गण राज्य है, इसका मीनिंग क्या है कि भारत का जो प्रमुख होता है वह निर्वाचित होता है, वह वंशानुगत नहीं होता है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि जो भारत के अंदर लोग रहते हैं वह सभी लोगों का धर्म क्या है? भारतीय संविधान की दृष्टि से एक समान है। भारतीय संविधान की दृष्टि से भारत में रहने वाले सभी लोगों का धर्म एक समान है, अर्थात भारत का अपना कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ना भारत हिंदू देश है, ना मुस्लिम देश है। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों का देश है, क्योंकि भारतीय संविधान की दृष्टि में सभी धर्म कैसे हैं? एक समान है। तो ये हमारा टॉपिक है, इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है इससे आपको पता चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।